बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टोरी इस वक्त बहुत वायरल है और ये स्टोरी एक नौजवान की कहानी है। और ये नौजवान जो है इसने अपनी जान ले ली। ये नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान था, एआई इंजीनियर था ऑटोमोबाइल कंपनी में, और अच्छा कमाता था और एक बड़ी अच्छी उसकी ज़िंदगी हो सकती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में आने वाला भौंचाल जो कि 2019 में आया था और जिसने 2021 में एक खौफनाक शक्ल इख्तियार की, और फाइनली 2024 में इस नौजवान ने अपनी जान ले ली। 2024 के इख्तिताम पर उसने इतना सवेर कदम क्यों उठाया? उसने 24 सफ़े जो है वो लिखे हैं। वो 24 सफ़े जो हैं वो इस वक्त बहुत वायरल हैं। उन 24 सफ़ों में उसने अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ बताई हैं कि उसके साथ कब कब क्या कुछ होता रहा। उसकी बीवी और उसकी सास उसको किस तरह से मेंटली टॉर्चर करते रहे, उसे किस किस मुकाम पर क्या क्या ताने मारते रहे। ये कहानी हमारे हमसाय मुल्क से है, इंडिया से है। और वहाँ पर इस वक्त अतुल और निकिता की कहानी जो है इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, क्योंकि इसमें मर्दों के इस्तेसाल पर बात हो रही है। हम देखते हैं कि ख़वातीन का बहुत इस्तेसाल होता है और इस पर बहुत बात भी होती है, लेकिन जहाँ पर किसी के साथ भी इस्तेसाल हो उस पर बात करनी चाहिए। कहानी की तरफ डायरेक्ट आती हूँ और आपको बताती हूँ। बड़ी ही होशुबा इंकिशाफत इसलिए है क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं ये आगाज़ में ज़रा बताती चलूँ कि इंडिया में ख़वातीन के हवाले से कुछ ऐसे कवानीन मौजूद है कि उनको तलाक देना, उनको डिवोर्स देना, उनको उनके हुकूक से बेबहरा करना या उनके ऊपर किसी तरह का जुल्म सितम करना जो है उसके ऊपर बड़े ही सख्त किस्म के कवानीन लागू होते हैं और मर्दों को इसमें बहुत ज़्यादा पाबंद किया गया है। ये कवानीन जहाँ वहाँ पर ख़वातीन के लिए बहुत सुख और आसानी लेकर आए हैं, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि इसने मर्दों को बहुत हद तक एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया। और ख़ातून अगर जाकर अदालत में क्लेम कर देती है तो मर्द जो है उसका भारा यानी कि उसका पलड़ा जो है वो काफ़ी हल्का होता है और उसके पास गुंजाइश बहुत कम होती है अपनी सफाई की और किसी भी किस्म की पेनल्टी से बचने की। इसी मद में ये जो शख्स है अतुल, इसकी कहानी सामने आई है। मैं थोड़ा सा अतुल का बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, फिर उसके उन 24 सफ़ों की तरफ आऊँगी कि उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या कुछ होता रहा। अतुल और निकिता की शादी जो है 2019 में हुई थी। अतुल जो है उसकी जब जॉब लगती है वो एक अच्छी जॉब करना शुरू करता है। उसके घर वाले जो है फ़ौरन ही चाहते कि उसकी कहीं शादी कर दें। अभी इतना वो वेल सेटल नहीं भी हुआ था, फिर भी एक जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में होता है कि शादी जो है जैसे ही बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए नौजवान, तो उसकी शादी की तरफ सबकी तवज्जो जाती है। तो इसकी शादी के लिए फिर एक मैट्रिमोनियल पेज था, उसके ऊपर इश्तिहार लगाया जाता है। निकिता के वालिदैन ने भी इसके लिए एक इश्तिहार लगाया हुआ था और इस तरह से दोनों फैमिलीज आपस में मिलते हैं। निकिता के तो जो वालिद हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो हार्ट पेशेंट थे और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए और इसी ख्वाहिश में उन्होंने अपनी बेटी को प्रेशराइज़ करना शुरू किया कि वो जल्दी शादी करे। निकिता जो है उसने फिर अतुल से शादी तो कर ली, लेकिन जब ये दोनों हनीमून के लिए जाते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं रहा कौन से शहर कौन से मुल्क जाते हैं, बाहर के मुल्क जाते हैं, तो वहाँ पर पहली बार अतुल को ये एक दिल दुखा देने वाला इंकशाफ होता है कि मेरी बीवी जो है वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। लेकिन पसंद ना करने की वजह उसने ये नहीं बताई कि वो किसी और को पसंद करती है, बल्कि उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी और तुमसे तो हरगिज़ नहीं। यानी तुम मेरा आइडियल नहीं थे, तुम एक ऐसा शख्स नहीं थे जिससे कि मैं शादी करना पसंद करती, लेकिन मेरे बाप ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे तुमसे शादी करना पड़ गई। इस चीज़ ने अतुल को उस टाइम पर बहुत तकलीफ भी दी। और ये बात वो नहीं है जो अतुल शायद अपने 24 सफ़हात में लिख रहा है, बल्कि ये बात वो भी है जो इसकी बीवी ने अदालत में भी बताई है। जी हाँ, ये सब कुछ बताने के बावजूद वो मेंटेनेंस के चार्जेस जो है क्लेम कर रही थी और वहाँ की अदालत उसको एंटरटेन भी कर रही थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये जो अतुल है ये इस बात को फिर लेट गो करता है, दोनों वापस आते हैं, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। बीच में लॉकडाउन भी होता है, इनके यहाँ एक अदद बच्चे की विलादत भी होती है और उसके बाद इनके मामलात जो है वर्स्ट से वर्स्ट होते जाते हैं। जब मामलात बहुत ख़राब होते जाते हैं और इनके दरमियान पे अलहदगी आ जाती है, कहने की वजह ये जो सुनने में आता है और जो अदालत में बातें बताई गई कि इसकी वजह शायद अतुल के वालिदैन उसके घर वाले थे, जबकि ये लोग रहते अलग थे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये आती है कि निकिता जो है वो रोज़ अपनी माँ से बात किया करती थी। चले, कोई बुरी बात नहीं है, बेटियां माँ से बात करती हैं, उनसे समझ बूझ लेती हैं। लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड डाटा पेश किया गया अदालत में, क्योंकि ये क्लेम किया गया अतुल की तरफ से कि हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होने की बड़ी वजह है वो मेरी सास भी है, और उसने इस बात का जिक्र अपने उन 24 सफ़हात में भी किया। उसमें भी उसने ये बताया कि मेरी बीवी से मेरी सास दिन में 5-5 बार बात करती थी और हर गुफ्तगू घंटे से सवा घंटे और 1.5 घंटे तक की होती थी। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन दिन में कोई 6, 7, 8 घंटे जो है वालदा से उसकी बात होती थी।
तो ये बात क्या होती थी उसके बारे में अतुल का ये कहना है कि इसकी वालदा जो है इसको शायद पट्टियाँ पढ़ाती थी, इसको बताती थी को मेरी जो सास हैं वो पट्टियाँ पढ़ाती थी, तरीके और लड़ने के तरीके, पैसे निकलवाने के तरीके, ये उसका कहना है। ज़ाहिर सी बात है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हर तरह की बात की जाती है। अच्छा, अब जब ये सब कुछ होता है उसके बाद इनकी फाइनली अलहदगी हो जाती है, तो उसके बाद निकिता अपने मुल्क का कानून इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक के लिए अदालत का रुख करती है, और उसके बाद वो सोचती है कि मैं अपने शौहर से ना सिर्फ ये कि पैसे निकलवाऊंगी, क्योंकि उनके मुताबिक वो एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो है वो अर्न कर रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने फैमिली कोर्ट का रुख किया। जौनपुर की ये फैमिली कोर्ट थी, और इसका शौहर जो है वो बैंगलोर में रहता था। बैंगलोर से जौनपुर का एक अच्छा खासा फासला है, और ऐसे में बैंगलोर से जौनपुर इसके शौहर को हर दफ़ा हर सुनवाई पर आना पड़ता था, और कोई 20 के करीब केसेस उसके ऊपर कर डाले, जिसमें मेंटेनेंस भी था, बच्चे से मिलने का इजाज़तनामा था और बहुत कुछ था। और उस सिलसिले में इसको जब जब अदालत आना पड़ता था, अगली तारीख पड़ जाती थी, फिर आना पड़ता था, फिर अगली तारीख पड़ जाती थी, वो बड़ा सख्त तंग पड़ गया था। वो अदालत में उसने इस्तदा की, उसने जज साहब से कहा कि आप सिर्फ एक साइड की कहानी ना सुनिए, आप दूसरी साइड की भी कहानी सुनिए, और मुझे मेरी बीवी जो है मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे रही, मैं हर तरह का खर्चा अपने बच्चे का उठाने को तैयार हूँ, लेकिन जो ये डिमांड कर रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी पहुँच से ज़्यादा है। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मामलात सेटल हो जाएं, लेकिन इनकी तरफ से बात आगे से आगे ही बढ़ाई जा रही है। कहते जितना ही मुझसे डिमांड कर रहे हैं इतना तो मैं अर्न करता ही नहीं हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ये भी कहा गया कि 3 करोड़ रुपए केसेस वापस लेने के लिए, जिनमें बहुत से एलिगेशंस लगाए गए कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं दिया, जहेज और पता नहीं क्या कुछ नहीं। उसके बाद कहा गया कि 30 लाख रुपए अगर वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है। इसने जज साहब से कहा कि जज साहब, मैं जब भी अपने बच्चे को मिलना चाहता हूँ मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने को तरस गया हूँ, और उसके बाद जो मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक दफ़ा उसने अपने ख़त में ये जिक्र किया कि जब मैं अदालत से अपनी बीवी के साथ ये सारा बहस मुबाहिसा सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे जज साहब ने कहा कि तुम 5 लाख रुपए दो तो मामले को सेटल कर देते हैं। मैंने उनसे कहा कि इस वक्त तो मेरे पास वो भी नहीं है, तो जज साहब ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरी बीवी मुझसे 3 करोड़ मांगती है केसेस विड्रॉ करने के लिए और 30 लाख बच्चे को मिलवाने के लिए, और उसके बाद भी नहीं पता कि कल को मेरे ऊपर क्या कर दिया जाए। आखिरकार ये नौजवान जो है ये अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, इसने एक 24 सफ़े का ख़त लिखा जिसमें इसने वो तमाम बातें जो है वो मेंशन की कि कहाँ कहाँ मेरे साथ क्या कुछ हुआ, क्या ज़्यादतियाँ हुई, और ये इस वक्त पूरी इंडिया में बात गूंज रही है कि मरने वाला शख्स जो है वो झूठ नहीं कह सकता। और उसके अलावा उसने एक वीडियो भी बनाई। उस वीडियो को बनाकर उसने बताया कि मैं देखता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा भी कमाता जाऊँगा मुझे मज़ीद इस केस में फंसाया जाएगा, मेरे माँ बाप को तंग किया जाएगा, तो क्यों ना मैं अपनी ही जान ले लूँ ताकि सब के सब मसला जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे में उसने कहा कि मेरी खुदकुशी की वजह जो है वो मेरी सास और मेरी बीवी है। उसने कहा कि ये जो हमारे कवानीन हैं, जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं, जिन्हें कहा जाता है कि औरतों को मजबूत करते हैं, ये हम मर्दों को कमज़ोर कर रहे हैं। उसने कहा कि 2 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें मुझे कहा गया कि खुदकुशी कर लो, जिसमें से उसने कहा कि एक दफ़ा जब मैं अपनी बीवी के साथ अदालत में मौजूद था, तो मैंने जब वहाँ पर कहा कि यहाँ पर मर्दों का इस्तेसाल हो रहा है, मर्द जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, और ख़ुदकुशी की वजह से और ख़ुदकुशी की जो वजह है वो ये कवानीन है जिनमें मर्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेसाल हो रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर मेरी बीवी जो है वो मौजूद थी, तो उसने कहा तो तुम भी ख़ुदकुशी क्यों नहीं कर लेते, तुम भी क्यों नहीं मर जाते। तो उसने कहा कि मुझे ये सोचने पर उन्होंने मजबूर किया कि मुझे खुदकुशी ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि जब अगली पेशी पर मैं आया तो मेरी मुलाकात अपनी सास से हुई, तो मेरी सास ने मुझे देखकर कहा कि तुम अभी तक मरे नहीं, हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारी खुदकुशी की खबर हमें आएगी। पिछली दफ़ा तो तुमने जज साहब को बड़ा अलामा दिया था, और अब जो हो तुम वैसे के वैसे ही बड़े ही बेशरम हो। वो कहता है कि इन तमाम बातों ने मुझे बहुत ही तकलीफ़ दी। मैंने उससे कहा कि मेरे मरने से आपको क्या मिलेगा, तो उसने कहा तुम्हारे मरने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हारे घर वाले जो है उनको हम अदालतों के चक्कर लगवाएंगे, तुम्हारे घर वाले ये तमाम अखराजात पूरे करेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो निकिता का हो जाएगा, क्योंकि वही तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तो ये सब कुछ तो उसका ही हो जाएगा। उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं ज़िंदा रहा तो मेरे घर वाले भी और मैं भी हर वक्त अदालतों के चक्कर ही काटते रहेंगे, मेरे पास जितना भी होगा उसके हिसाब से ये अपनी मांग बढ़ाते चले जाएंगे और मैं कभी भी सुख का सांस नहीं ले सकूंगा। मैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर तंग आ गया हूँ। अगर मुझे इंसाफ ना मिला और इन्हें गिरफ्तार ना किया गया तो मेरी चिता को आग लगाने के बाद इस अदालत के बाहर के गटर में मेरी राख को बहा दिया जाए, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ जो है ये गटर के मुतरादिफ है। ये कहना था इस नौजवान का।
آپ کے سامنے کہانی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.